आज हमारे सामने कुछ बड़े दिलचस्प अंश हैं। एक कहानी है जो मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित लगती है, द मुंबई हॉन्टिंग ऑफ रूम 13। हाँ। ये अंश हमें सीधे एक डरावनी रहस्यमयी दुनिया में खींच लेते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन मिले हुए हिस्सों की बारीकी से पड़ताल करना है। बिल्कुल। मतलब ये समझना कि डर कैसे बनाया जा रहा है, रहस्य की परतें कैसे खुल रही हैं। बिल्कुल। और इन अंशों की शुरुआत ही देखिए माहौल बनाने में कितनी कामयाब है। रात के लगभग 11:15 बजे का वक्त, मुंबई की बारिश, एक सुनसान बस स्टॉप, ये तो क्लासिक हॉरर सेटिंग है ना। तुरंत वो अकेलापन और अनिश्चितता का एहसास होता है। सही कहा। और हमारी मुख्य किरदार आयरा इसी माहौल में फंसी हुई है। हाँ। और ऊपर से ये लगातार आ रहे अननोन कॉलर के कॉल्स जिन्हें वो काटे जा रही है। ये आजकल थ्रिलर और हॉरर में काफी इस्तेमाल होता है ना। हाँ बिल्कुल, ये तुरंत एक तनाव पैदा करता है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ डराने के लिए है या इसका कहानी में कोई और गहरा रोल हो सकता है, मतलब शुरू से ही? मेरे हिसाब से ये दोनों काम कर रहा है। हाँ। एक तो ये फौरन एक खतरा और जैसे कोई निगरानी रख रहा हो वो एहसास दिलाता है। कोई है जो उसे लगातार देख रहा है, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये रहस्य को और गहरा करता है कि भाई ये है कौन, क्या चाहता है। आयरा का कॉल काटना उसका डर दिखाता है, उसकी बचने की कोशिश। हाँ। लेकिन कॉलर का लगातार कॉल करना उसकी लाचारी को भी दिखाता है। और फिर वो एकदम चौंकाने वाला पल, पीछे से आती वो ठंडी आवाज। हाँ। अगर इस बार कॉल नहीं उठाया तो पछताओगी आयरा। ये तो सीधा सीधा अलौकिक लगता है, क्योंकि जब आयरा मुड़ती है वहाँ कोई होता ही नहीं। बिल्कुल। ये कहानी को तुरंत फिजिकल थ्रेट से सुपरनैचुरल की तरफ मोड़ देता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे जंप स्केयर नहीं कहेंगे, नहीं, ये माहौल में जो अदृश्य खतरा है ना, उसका संकेत है। आवाज का ठंडा होना, पीछे से आना और फिर किसी का न दिखना, ये सब आयरा के मन में और हमारे मन में भी शक और डर पैदा करता है। सही। क्या ये सच में हुआ या उसका वहम है? यहीं से वो दिमागी खेल शुरू होता है। क्यों? बिल्कुल। तो इस डरावने अनुभव के बाद आयरा किसी तरह अपने घर पहुंचती है। बेचारी डरी हुई है, लेकिन सुकून वहां भी नहीं है। कहाँ? दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिलता है और उस पे लिखा है 24 घंटे। अरे बाप रे, ये 24 घंटे वाली बात है ना, ये बहुत असरदार है। हाँ। ये कहानी में एक टिकिंग क्लॉक, मतलब एक समय सीमा डाल देता है। अब आयरा के पास सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए भी बहुत कम वक्त है। ये तुरंत दांव ऊंचा कर देता है। और लिफाफे का दरवाजे के नीचे मिलना ये दिखाता है कि खतरा उसके घर तक पहुंच चुका है, सबसे सुरक्षित जगह पर। हाँ बिल्कुल, उसकी अपनी जगह पर। और अंदर जो मिलता है वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। आयरा की पिछले 3 दिनों की तस्वीर है। ओहो, ये सिर्फ पीछा करना नहीं है, ये तो उसकी पूरी जिंदगी में घुसपैठ है ना। ये कैसे असर डालता होगा किरदार पर, सोचकर ही डर लगता है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक आतंक है। वो तस्वीरें वो सबूत हैं कि कोई उसे देख रहा था, लगातार हर कदम पर नजर। ये उसकी प्राइवेसी का पूरी तरह से हनन है। उसे बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कराता है। उसे लगता होगा कि वो कहीं भी अकेली नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। हाँ। ये पैरानोया, मतलब वहम और शक को बढ़ावा देता है। और साथ ही ये जो 24 घंटे की धमकी है ना, हाँ। उसको और वजन देता है। तस्वीरें सबूत हैं कि धमकी देने वाला सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो उसके बहुत बहुत करीब है। और ये तस्वीरें हमें सीधे 3 दिन पहले की घटना पर ले जाती हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अच्छा। और हमें पता चलता है कि आयरा एक पुरानी छोड़ी हुई अस्पताल की इमारत में शूटिंग के लिए गई थी। लगता है यहीं से ये सब शुरू हुआ। हाँ, ये ओरिजिन पॉइंट जैसा है, छोड़ा हुआ अस्पताल। ये तो अपने आप में एक क्लासिक हॉरर लोकेशन है। वीरानगी, पुरानी दुखद कहानियों की संभावना। बिल्कुल। और यहीं उसे वो पुराना मोबाइल फोन मिलता है। ये फाउंड ऑब्जेक्ट या कर्स्ड ऑब्जेक्ट वाली वो क्या कहते हैं, ट्रोप है ना। हाँ, वो चीज जिससे सारा बखेड़ा खड़ा होता है। बिल्कुल, जो अक्सर हॉरर कहानियों में रहस्य या खतरे का सोर्स बनता है। उस फोन में सिर्फ एक वीडियो संदेश था, अगर तुम ये देख रही हो तो बहुत देर हो चुकी है। उफ, कितना अस्पष्ट और डरावना है ये। किसकी आवाज, किस बारे में देर हो चुकी है? हाँ, जानकारी देने के बजाय रहस्य और बढ़ाता है ये तो। बिल्कुल, ये संदेश कहानी में एक प्रोफेसी या भविष्यवाणी जैसा कुछ जोड़ता है। ये आयरा को सीधे संबोधित है और उसे चेतावनी देता है कि वो अनजाने में ही किसी खतरनाक चीज का हिस्सा बन गई है।
बहुत देर हो चुकी है का मतलब है कि शायद बचने का रास्ता बंद हो गया है, या वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गई है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और उसी रात चीजें और बिगड़ती हैं। घर की बिजली चली जाती है। ओहो। और फिर दीवार पर खून जैसी स्याही से लिखा मिलता है, रिटर्न इट। अब धमकी और सीधी हो गई है। हाँ, आप कोई लाग लपेट नहीं। ये साफ है कि कोई वो मोबाइल फोन वापस चाहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है लिखने का तरीका। खून जैसी स्याही, ये हिंसा और खतरे को दिखाता है। और मैसेज एकदम साफ है, इसे लौटा दो। ये उस मोबाइल फोन को कहानी के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा करता है। वो सिर्फ एक पुराना फोन नहीं, बल्कि किसी बहुत जरूरी या खतरनाक चीज का प्रतीक है जिसे कोई वापस पाना चाहता है, चाहे उसके लिए डराना पड़े या धमकाना। इस सबसे घबराकर आयरा वही करती है जो शायद हम में से कोई भी करेगा। वो पुलिस के पास जाती है। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल स्टेप है। लेकिन यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। इंस्पेक्टर अरुण, वो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अच्छा, ये कहानी में अविश्वसनीय नायक या फिर संस्थागत अविश्वास वाला एंगल लाता है। जब मदद का एकमात्र जरिया मतलब पुलिस वही आपकी बात न माने, तो इंसान और अकेला महसूस करता है। हाँ, किरदार और ज्यादा अकेला और लाचार महसूस करता है। इंस्पेक्टर का रवैया आयरा के डर को कम करने के बजाय बढ़ाता है। और इंस्पेक्टर की बात तो और भी मतलब चौंकाने वाली है। वो कहता है कि जिस अस्पताल की आयरा बात कर रही है वो तो 5 साल पहले ही। हाँ, कि वो जल चुका था। वही तो, ये कैसे हो सकता है? आयरा तो वहां गई थी। क्या ये कहानी में एक बड़ा विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और यहीं से कहानी और उलझती जाती है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। क्या आयरा ने जो देखा वो सच नहीं था? क्या वो किसी भ्रम में थी या किसी अलौकिक असर में? या फिर इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है, शायद किसी बात को दबाने के लिए? या ये भी हो सकता है कि अस्पताल का जलना और उसका फिर से दिखना दोनों ही उस जगह के रहस्यमयी या भूतिया होने का हिस्सा हो। सोचने पे मजबूर करता है कि सच क्या है आखिर। ओहो, ये तो सीधे सीधे इंस्पेक्टर पर भी शक करने को कह रहा है। मतलब किसी पर भरोसा मत करो टाइप। हाँ, ये मैसेज बहुत बहुत जरूरी है। ये आयरा को पूरी तरह से अकेला कर देता है। अब वो पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकती। तो अब वो कहाँ जाए? वही तो, ये संदेश कौन भेज रहा है? क्या ये वही ताकत है जो फोन वापस चाहती है और वो नहीं चाहती कि आयरा पुलिस की मदद ले? या ये कोई और है जो आयरा को बचाने की या चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है? ये कंफ्यूजन डर और सस्पेंस को और गहरा करता है। आयरा अब सच में अकेली है। और मानो ये सब काफी ना हो, उसी शाम फिर से अननोन कॉलर का फोन, वही डरावनी आवाज फिर से। और इस बार एक सीधा निर्देश, जान बचानी है तो रात 12 बजे उसी अस्पताल के कमरा नंबर 13 में आना होगा। ये तो क्लासिक जाल लग रहा है। सीधा फंडा है भाई, उसी खतरनाक जगह पर वापस बुलाना जहाँ से सब शुरू हुआ। हाँ, ये रिटर्न टू द सोर्स वाला प्लॉट पॉइंट है। अक्सर हॉरर कहानियों में हीरो या हीरोइन को उसी जगह लौटना पड़ता है जहाँ से खतरा शुरू हुआ था, या तो उसका सामना करने के लिए या रहस्य सुलझाने के लिए। हाँ, और कमरा नंबर 13 ये नंबर अपने आप में ही अशुभ माना जाता है ना? बिल्कुल, हॉरर में खूब इस्तेमाल होता है माहौल को और डरावना बनाने के लिए। आयरा के पास शायद कोई चारा नहीं बचा था। उसे लगा होगा कि शायद यहीं उसे जवाब मिलेंगे या बचने का रास्ता। यहाँ कहानी दिखाती है कि कैसे डर और मजबूरी इंसान को कितने खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। रात के लगभग 11:30 बजे आयरा उस डरावने वीरान अस्पताल के बाहर है। माहौल का वर्णन है, घना अंधेरा, टूटी खिड़कियां, दीवारों से आती अजीब फुसफुसाहटें। ये सब डर को चरम पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, ये सारे तत्व, अंधेरा, वीरानगी, अनजानी आवाजें, ये हमारे अंदर के डर को छूते हैं, अज्ञात का डर पैदा करते हैं। कहानीकार यहाँ जानबूझकर हर वो चीज इस्तेमाल कर रहा है जो हमें असहज महसूस कराए। और फिर वो कमरा नंबर 13 दिखती है, दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो या इंतजार कर रहा हो। हाँ, ये खुला दरवाजा एक तरह का बुलावा भी है और चेतावनी भी। आयरा हिम्मत करके अंदर जाती है और वहाँ उसे फिर एक पुराना मोबाइल मिलता है। पता नहीं ये वही फोन है या दूसरा। ये साफ नहीं है। पर तभी उस पर एक वीडियो चलने लगता है और स्क्रीन पर कौन है? इंस्पेक्टर अरुण। क्या? इंस्पेक्टर अरुण? लेकिन ये वो सुबह वाला आत्मविश्वास से भरा इंस्पेक्टर नहीं है। नहीं, ये डरा हुआ है और उसका संदेश बहुत अलग है। वो कह रहा है कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और फिर वो जिक्र करता है MNS प्रोजेक्ट का। MNS प्रोजेक्ट, ये पहली बार नाम आया है। हाँ, पहली बार। हमें अब तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
एमएनएस प्रोजेक्ट का जिक्र कहानी को सिर्फ एक भूत या घर की कहानी से आगे ले जाता है। अब इसमें एक साजिश, एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट शामिल हो गया है। हाँ। अरुण का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का राज कमरा नंबर 13 में है और इसके लिए कई जाने जा चुकी हैं। ये कहानी में कॉर्पोरेट या सरकारी साजिश का एंगल जोड़ता है, जो अक्सर हॉरर को और ज्यादा वास्तविक और डरावना बना देता है, क्योंकि इसमें इंसानी बुराई शामिल हो जाती है। एमएनएस प्रोजेक्ट, ये नाम ही अपने आप में रहस्यमयी है। इसका क्या मतलब हो सकता है एमएनएस? पता नहीं ये किस तरह का प्रोजेक्ट था जिसके लिए लोग मारे जा रहे हैं। ये सवाल कहानी को एक नई दिशा देते हैं। बिल्कुल। और इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाए या अरुण और कुछ बता पाए, वीडियो में गड़बड़ी होती है, ग्लिच आता है। हाँ, और स्क्रीन पर लिखा आता है AYRA योर नेक्स्ट। बाप रे, अब खतरा सिर्फ अनजाना नहीं रहा, वो सीधे आयरा पर आ गया है। उसे सीधे तौर पर अगला निशाना बताया गया है। जो भी इस एमएनएस प्रोजेक्ट के पीछे है या जो भी इस कमरे की शक्ति है, वो अब आयरा को खत्म करना चाहती है। और तभी कहानी का चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स आता है। पीछे दरवाजा धीरे से बंद होता है। तो आवाज ही कितनी डरावनी होगी। हाँ, आयरा पलटती है और सामने इंस्पेक्टर अरुण खड़ा है। लेकिन ये वो अरुण नहीं है जिससे वो सुबह मिली थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली बताई गई हैं। काली आंखें, ये तो सीधा सीधा कब्जे मतलब पोजेशन का संकेत है। हाँ बिल्कुल। हाँ, काली आंखें अक्सर फिल्मों और कहानियों में किसी बुरी आत्मा या शक्ति के कब्जे को दिखाने का एक विजुअल तरीका होता है। ये दिखाता है कि अरुण अब अपने वश में नहीं है, बल्कि वो माध्यम बन गया है उस शक्ति का जो ये सब कर रही है। ये अलौकिक तत्व को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। और फिर अरुण के मुंह से वही गूंजती हुई आवाज निकलती है जो शायद बस स्टॉप पर और फोन पर सुनाई दी थी। कौन सी? मैंने कहा था रिटर्न इट। ओहो, वही मांग जो दीवार पर लिखी थी, जो शायद फोन कॉल्स के पीछे थी। अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई शक्तिशाली इकाई है जो उस मोबाइल फोन या शायद एमएनएस प्रोजेक्ट से जुड़े राज को वापस चाहती है। और उसने इंस्पेक्टर अरुण को अपने वश में कर लिया है। ये टकराव का आखिरी बिंदु है। हाँ। इसके बाद हमें सिर्फ आयरा की चीख सुनाई देती है। मोबाइल गिरकर टूट जाता है और सब अंधेरे में डूब जाता है। एक बहुत ही नाटकीय और भयानक अंत। क्या हुआ आयरा का? पता नहीं, ये अंत जानबूझ पर अस्पष्ट छोड़ा गया है, जो हॉरर जॉनरा में आम है। क्या वो मारी गई? क्या वो भी उस शक्ति के कब्जे में आ गई, या वो किसी तरह बच निकली? ये अंधेरा और टूटे हुए मोबाइल का सीन पढ़ने या सुनने वाले के मन में सबसे बुरा सोचने की जगह छोड़ देता है। मोबाइल का टूटना शायद ये भी दिखाता है कि राज अब बाहर नहीं आ पाएगा, या शायद आयरा का कनेक्शन बाहरी दुनिया से टूट गया है। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। हमें सुबह की पुलिस रिपोर्ट का एक छोटा सा जिक्र मिलता है। अच्छा, क्या कहती है रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट कहती है कि कमरा नंबर 13 को फिर से सील कर दिया गया है और अंदर सबूत के तौर पर सिर्फ टूटा हुआ मोबाइल मिला है और दीवार पर खून से लिखा वाक्य 24 घंटे बचे हैं। फिर से 24 घंटे बचे? हाँ, ये दिलचस्प है। पहले लिफाफे पर लिखा था 24 घंटे, जो शायद आयरा के लिए चेतावनी थी। अब दीवार पर लिखा है 24 घंटे बचे हैं। ये किसके लिए है? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कहानी छोड़ जाती है। क्या ये संदेश किसी नए शिकार के लिए है, या ये सिर्फ उस कमरे में बसी हुई बुराई का एक स्थायी निशान है? हाँ, या ये चक्र फिर से शुरू हो गया है? ये दोहराव कहानी को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा महसूस कराता है। लगता है जैसे कमरा नंबर 13 एक जाल है जो बार बार किसी न किसी को फंसाता रहेगा। तो इन अंशों के आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। आयरा का क्या हुआ? क्या वो जिंदा है, या वो भी उस कमरे, उस रहस्यमयी एमएनएस प्रोजेक्ट और उस वीडियो के चक्र का हिस्सा बन गई है? इन अंशों से इसका सीधा जवाब मिलना तो मुश्किल है। कहानी हमें अंधेरे में छोड़ देती है, जो शायद उसका मकसद भी है। हाँ, शायद। ये अनिश्चितता ही डर को बनाए रखती है। आयरा का क्या हुआ, ये पढ़ने या सुनने वाले की कल्पना पर है, और शायद यही सबसे ज्यादा डरावना है। और अंत में वो विचार जो हमें इन अंशों से मिलता है और सोचने पर मजबूर करता है, वो है एमएनएस प्रोजेक्ट। हाँ, एमएनएस प्रोजेक्ट। इंस्पेक्टर अरुण ने इसका जिक्र किया, कहा कि इसका राज कमरा नंबर 13 में है और इसके लिए कई जाने गई हैं। बिल्कुल, ये सवाल कहानी को सिर्फ भूत प्रेत की कहानी होने से बचाता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये एमएनएस प्रोजेक्ट क्या था। क्या ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग था जो गलत हो गया, कोई गुप्त हथियार या कुछ और इसका उस अस्पताल के जलने और कमरा नंबर 13 की अलौकिक घटनाओं से क्या लेना देना है? क्या अस्पताल में और भी राज दफन है? बिल्कुल, ये सवाल कहानी के दायरे को बहुत बड़ा कर देते हैं। ये इशारा करते हैं कि शायद असली हॉरर सिर्फ अलौकिक नहीं, बल्कि इंसानी लालच, महत्वाकांक्षा और साजिशों में भी छिपा हो सकता है। एमएनएस प्रोजेक्ट का रहस्य शायद कमरा नंबर 13 के भूतिया रहस्य से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो। निश्चित रूप से। और जब तक ये रहस्य नहीं खुलता, तब तक शायद कमरा नंबर 13 का दरवाजा बंद नहीं होगा। लगता तो यही है। ये एक ऐसा अनसुलझा अध्याय है जो भविष्य में और कहानियों या और पीड़ितों को जन्म दे सकता है। ये अंश हमें एक रोमांचक लेकिन अधूरे सफर पर छोड़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल द मुंबई हॉन्टिंग ऑफ रूम 13 की इन रहस्यमयी और डरावने अंशों पर। एक कहानी जो डर, सस्पेंस और बहुत सारे अनसुलझे सवालों से भरी हुई है। हाँ। और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अंधेरे में क्या कुछ छिपा हो सकता है।